हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर। अच्छा, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर के इसके पहले भी कई लेक्चर हो चुके हैं मेरे भाई। अभी मैं उनको भी बताऊंगा कि कौन कौन से लेक्चर हो चुके हैं। पहले ये समझ लो आज हम लोग कौन कौन सा जो कि टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो मेरे भाई, सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे स्व क्या होता है, यानी आत्म, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ बोलते हैं, ये क्या होता है। उसके बाद समझेंगे चिंतन यानी थिंकिंग। उसके बाद स्मृति, जिसे मेमोरी कहते हैं अंग्रेजी में, उसे समझेंगे। उसके बाद सेम इसी का उल्टा मेरे भाई होती विस्मृति, इसको समझेंगे। उसके बाद कल्पना। समझ लो ये आपके थर्ड पेपर का मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे टॉपिकों को एक साथ कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दो लेक्चर और आएंगे, बस आपका थर्ड पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कौन कौन से लेक्चर हो चुके हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का लगातार ये पूछना है कि सर थोड़ा सा ये बताओ कि हम लोग थर्ड पेपर को किस तरीके से कवर करें, कौन कौन से लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, देखो मेरे भाई, जो बच्चे पहले से जुड़े हैं, उनको तो पता है कि सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग समझे थे थर्ड पेपर के शिक्षण और अधिगम की अवधारणा। बेसिक से समझे थे शिक्षण और अधिगम की अवधारणा। उसके बाद समझे थे हम लोग शिक्षण प्रक्रिया में चर यानी वेरिएबल्स इन टीचिंग प्रोसेस को समझे थे। ठीक है ना। उसके बाद अधिगम सिद्धांत को बिल्कुल मैं मेरे भाई 5 से 6 लेक्चर में कवर कराया था। सबसे पहले इसमें थॉर्नडाइक को, उसके बाद आपके स्किनर साहब को, फिर आपके पावलोव, फिर कोहलर, फिर उसके बाद मेरे भाई वो जो आपके कि बेंडूरा साहब को और कार्ल रोजर साहब को समझाया था बेसिक से। सब लेक्चर चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, तो जो बच्चे नए हैं, यदि आप लोग उन लेक्चरों को नहीं देखे हो तो मेरे भाई जाके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ठीक, उसके बाद अधिगमकर्ता तथा शिक्षक शिक्षण में भूमिका। देखो मेरे भाई, इसको आप लोग फर्स्ट चैप्टर से ही कवर कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद विकास एवं अधिगम। विकास को मेरे भाई जब मैं पेपर फर्स्ट पढ़ाया था ना, बिल्कुल बेसिक से आपको जो है कि विकास और मेरे भाई अभिवृद्धि समझाया था। शायद उसको 15,000 के आसपास बच्चों ने देख भी लिया है, समझा भी है, तो वहां से इसको कवर कर लोगे। उसके बाद अधिगम, तो पेपर जो इसका फर्स्ट चैप्टर है ना, वहीं से अधिगम भी कवर कर लोगे। ठीक, उसके बाद आता है आपका सिक्स चैप्टर, व्यक्तिगत विकास के आयाम। तो व्यक्तिगत विकास के आयाम में मोस्टली मेरे भाई हैं पियाजे साहब। उसके बाद आपके मनोसामाजिक जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कि मेरे भाई इरिक्सन साहब हैं। उसके बाद 3-4 लोग ऐसे हैं, तो वो पेपर फर्स्ट के थ्रू इसको भी कवर कर लोगे। मैंने उसको बताते हुए ये बताया था कि कुछ लेक्चर बिल्कुल कुछ टॉपिक जो दोनों में सेम है। ठीक है, तो इसको उस तरीके से आप लोग कवर कर लोगे। उसके बाद विकास की अवस्थाएं, बिल्कुल इस पर सेपरेट लेक्चर है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में उसको जाके देख सकते हो। उसके बाद संज्ञान और अधिगम। मेरे भाई जब पेपर फर्स्ट में बताया था पियाजे का सिद्धांत ना, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे का, तो उसमें बताया था संज्ञान क्या होता है, तर्क करने की क्षमता, उसके बाद सोचने की, और भैया समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति ही संज्ञान होता है, उसको बताया था ना। तो वहां से इसको भी आप लोग कवर कर लोगे, जो लोग पहले जुड़े हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से चीज़ें समझ रहे हो। बाकी अधिगम, तो अधिगम मैं बताया था मेरे भाई जब पेपर फर्स्ट पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर बताया था कि अधिगम क्या होता है, कि आपके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन ही अधिगम है। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले 9th चैप्टर को, उसके बाद 10th, फिर 11th, 12th, और फिर इसके बाद 13 चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले स्व को समझेंगे, उसके बाद चिंतन को, फिर स्मृति को, फिर विस्मृति, फिर कल्पना को। उसके बाद दो लेक्चर लेके आऊंगा। एक तो मेरे भाई जो आपका 14 नंबर लेक्चर है, चैप्टर है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद वृद्धि को बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, भैया इसमें आप स्पीयरमैन जी ने अपना सिद्धांत दिया था, उसके बाद थॉर्नडाइक साहब ने बुद्धि के बारे में बताया था। तो इस तरीके से आपका जो है मेरे भाई पेपर थर्ड समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये रही पूरी रणनीति। ठीक है, इसके पहले जो लेक्चर हो चुके हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उन लेक्चरों को जाके देख लो मेरे भाई। ठीक है, पेपर थर्ड और पेपर फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप टेट या फिर सीटेट की तैयारी करोगे, तो वहाँ भी इन चीज़ों की बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं आज की अपनी क्लास पे, स्टार्ट करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पेशेंस के साथ, धैर्यपूर्वक साथ मेरे भाई, और ईमानदारी के साथ पूरा लेक्चर देखना प्रारंभ करो। ठीक है, चलो सबसे पहले समझते हैं आत्म क्या होता है, थोड़ा आध्यात्मिक रूप में। इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, चीज़ों को मैं बेसिक एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। देखो आत्म क्या होता है, स्व क्या होता है, इसको समझो थोड़ा सा मिड के अनुसार, बाकी मैं भी एग्जांपल दूंगा इसको। देखो मिड जी भैया आत्म के बारे में कहते हैं ना, स्व के बारे में। मेरे भाई देखो स्व क्या होता है ना, एक तरीके से समझो, आप जो हो ना, जो आपका जो भी नाम है वही स्व है। खुद को पहचानना ही है स्व, बस एक शब्दों में खत्म। देखो मेरे भाई मिड के अनुसार क्या है, मनुष्य के भीतर स्व होता है।
कहते हैं ना, अरे उसके स्व को जगा दिए, उसकी आत्मा को जगा दिए, समझे बहुत बड़ी बात है। कभी कभी आप ये भी कहते सुनते होंगे ना कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लिया ना, तो भैया संसार में उससे बड़ा कोई नहीं है। गौतम बुद्ध जी क्या किए थे, अपनी आत्मा को ही तो पहचानते थे। तो स्व क्या है, सेल्फ क्या है मेरे भाई, खुद को पहचानना। कहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट करो तभी दूसरा व्यक्ति तुम्हारा रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्व क्या होता है, मनुष्य के भीतर होता है। ये कहते हैं आपके प्यारे प्यारे मिड साहब। ठीक है, थोड़ा सा आध्यात्मिक ये टॉपिक है स्व, इसके बाद जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा। ठीक है, कई बार हम स्व का अर्थ आत्मा से लेते हैं, स्व का अर्थ हम आत्मा से लेते हैं। कौन कहते हैं, आपके प्यारे मिड साहब। ठीक, उसके बाद मनुष्य का मस्तिष्क भले ही कलुषित हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, लेकिन भारतीय परंपरा में हमारा विश्वास है कि मनुष्य की आत्मा या तकनीकी पदावली में स्व सबसे ऊपर है। कहोगे सर जी क्या बवाल बता रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनो ना, यहाँ पे देखो, एक तो पागल व्यक्ति है, कोई बुरा मत मानना, बस ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई एक पागल व्यक्ति है मेरे भाई, ठीक, और यहाँ पे एक छोटा बच्चा मेरे भाई खिलौने के साथ खेल रहा है, ऐसे कुछ खेल रहा है। अब ये मत कहना कि सर आप पेन चला रहे हो, अभी समझा रहा हूँ ना। तो मेरे भाई यहाँ पे एक छोटा बच्चा पेन खेल रहा है ऐसे, ठीक है। अब देखो ये पागल व्यक्ति सबको भैया पत्थर चला चला के मार रहा है। ये छोटका बलकवा को नहीं मारेगा, छुटके बालक को भैया बिल्कुल मरबा नहीं करेगा। हाँ मान लो कोई कोई पत्थर लड़ वड़ के दीवार से आके इसको लग गया, वो अलग बात है, लेकिन इसको नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा, क्योंकि इसके अंदर जो भैया स्व है ना, जो आत्मा है ना, जो आत्मा है ना, वो भैया इजाजत नहीं देगी बलकवा को मारने के लिए। यही तो कहते हैं आपके मीर साहब, कोई किसी भी मस्तिष्क का, किसी भी मनुष्य का दिमागवा कितना भी कलुषित हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, लेकिन वह भैया उसका जो आत्मा है ना, वो हमेशा जागृत ही रहेगा। ये है आत्म की भैया एक नंबर की डिफिनेशन। ठीक, चलो अब थोड़ा सा इसे समझो। जो आत्मा है ना, जो स्व है ना, जो सेल्फ है ना, वो समाज के साथ भैया रेगुलरली क्या करता है, अंतर क्रिया करते हुए अपने सामंजस्य को स्थापित करता है। ठीक है, समाज में जिस प्रकार का प्रचलन है, जो स्व है ना, उसके अनुरूप अपने आप को ढालने का हमेशा प्रयास करता है। ये कहते हैं आपके प्यारे प्यारे मिड साहब। ठीक, उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हुए आइजनेक साहब। ये क्या कहते हैं और उनके साथी इसके बारे में क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। व्यक्ति के व्यवहार, योग्यताओं और गुणों के संबंध में उसकी अभिवृत्ति, निर्णयों और मूल्यों का योग ही है मेरे भाई क्या, आत्मा है। व्यक्ति की जो भी योग्यता है, व्यक्ति के जो भी व्यवहार है, उनके भैया गुण ही क्या है, वो है मेरे भाई आत्मा है, सेल्फ है। ठीक, चलो इस प्रकार से आप लोग आत्म को उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अच्छा एक बात और, आत्म और जो स्वयं है ना, उसका विचार समाज पे बिल्कुल पड़ता है। ये बताओ कोई एक बहुत बड़ा गुंडा है, ये बताओ समाज पे उसका प्रभाव पड़ेगा ना, उसको लेके देख के लोग डरेंगे ना। अभी कोई अब्दुल कलाम जी हैं, उनको भैया समाज पे उनका भी व्यवहार पड़ा ना, उनको देख के लोग क्या कहते हैं, कोई भी मोटिवेशन स्पीच देते हैं तो अब्दुल कलाम का नाम लेते हैं। तो आपका जो भी व्यवहार होगा, व्यक्ति का जो भी स्वयं या सेल्फ होगा, भैया समाज उससे प्रभावित होगा। ठीक है, कैसे प्रभावित होगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखो कुछ है, कुछ पॉइंट इसे भी आप लोग नोट कर लेना, बाकी मैं समझा देता हूँ। देखो, अपनी चेतना को न भूलें, तो इससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि आप अपनी चेतना को नहीं भूलोगे तो कर्तव्य कर्तव्य के प्रति जागरूकता बनी रहेगी। यानी समाज में कुछ कर्तव्य होते हैं ना, सबका भलाई भलाई करो, तो उसके प्रति जागरूकता बनी रहेगी। उसके बाद यदि मेरे भाई अपने मन में परिवर्तन लाएं, किसी के प्रति मेरे भाई द्वेष की भावना ना रखें, इससे क्या होगा, समाज में आपकी निर्मलता बनी रहेगी। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, और मेरे भाई दिमागों में चिंता, अपने जो दिमाग है ना उसमें चिंता से ना भरें, इससे क्या होगा, आपके मन में नवीन विचार उत्पन्न नहीं होंगे अगर ये आपके दिमाग में ढेर सारी मेरे भाई चिंताएं हैं। ठीक, इस प्रकार से इसे आप लोग पढ़ लेना, बाकी इसमें कुछ समझाने की चीज़ नहीं है आत्म में। देखो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आत्मनिरीक्षण रखें। जब आप लोग आत्मनिरीक्षण रखोगे ना, तो मन की दुर्बलता, चिंता, भय, संयम, इस प्रकार के जो भैया विचार हैं, जो मेरे भाई रूढ़िवादी विचार हैं, उनसे आप लोग विमुक्ति पा जाओगे। ठीक, और 11th पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, सकारात्मक सोच रखें। अच्छा, सकारात्मक सोच रखेंगे ना, तो इसका भी इफेक्ट आपके मेरे भाई समाज पे पड़ेगा। कैसे, स्वच्छ व निर्मल विचारों का निर्माण होगा समाज में। ठीक है, यदि आप लोग अब ये बताओ, कोई व्यक्ति आपसे आके पूछ रहा है कि ये बताओ मैं पढ़ाई करूं आगे कि नहीं आगे, आप कहोगे अरे पढ़ने लिखने से बिल्कुल कुछ भी फायदा नहीं है, तो ये नकारात्मक सोच है, इसको आपको भैया छोड़ना चाहिए। ठीक है, सकारात्मक सोच को अडॉप्ट करना चाहिए। इस प्रकार से स्व में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। ठीक, चलो स्व को समझाने का प्रयास किया मेरे भाई, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक थी क्योंकि ये आध्यात्मिक है। और ठीक है, थोड़ा सा इसे आप लोग खुद से समझना स्व क्या होता है, अभी आगे का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चिंतन को समझते हैं। इंपॉर्टेंट है चिंतन क्या होता है, थिंकिंग क्या होती है, इसको समझते बिल्कुल बेसिक से मेरे भाई। ठीक है, अच्छा
चिंतन को समझाने से पहले कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूँ, इसे आप लोग अच्छे से समझ लेना, ठीक है मेरे भाई। देखो चिंतन क्या होता है ना, सबसे पहले यहाँ पे समझो मेरे भाई, एक नदी है। ध्यान से सुनना, आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक नदी, अच्छा जितने बच्चे मोहनजोदारो फिल्म देखे ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो हाँ सर ऋतिक रोशन वाली मोहनजोदारो देखे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक नदी है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक नदी है मेरे भाई, ठीक। अब देखो आपको यहाँ जाना है और आप यहाँ हो। आपको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है ना आपको, और आप यहाँ हो। ध्यान से सुना, आप यहाँ हो मेरे भाई, चिंतन समझा रहा हूँ, आप यहाँ हो, लेकिन पानी का भैया प्रवाह बहुत तेज है, बहुत तेज है। तो आप क्या करोगे, आप चिंता करोगे। आपके पास समस्या उत्पन्न हुई ना, यहाँ कैसे जाऊँ। अब क्योंकि आप जैसे ही पानी में उतरोगे भैया, इतना इसका फ्लो ज़्यादा है कि आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो आप क्या करोगे, आप चिंतन करोगे कि अगर मैं यहाँ उतरता हूँ तो सीधे कितना भी फ्लो जाएगा, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। यही तो मोहनजोदारो में करता है ऋतिक रोशन। तो मेरे भाई इस प्रकार से देखो, अभी रियलिटी में आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ सोच ही तो रहे हो, तो वही है तो चिंतन। अब कहोगे सर थोड़ा इसे अच्छे समझाओ, तो मेरे भाई चिंतन वो है ना जो किसी समस्या के होने पर उत्पन्न होता है। किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए जिस प्रक्रिया का हम लोग उपयोग करते हैं, वही तो है चिंतन, ठीक। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, इस प्रकार से आप लोग समझते रहो, ठीक। एग्जाम्पल से समझ चुके ना। अब चलो आपके प्यारे रॉस साहब क्या कहते हैं इसके बारे में, इसे समझो, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ठीक है। मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है, ये कौन कहते हैं, आपके प्यारे रॉस साहब। कोई एक डिफिनेशन आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। उसके बाद वेलेंटाइन साहब क्या कहते हैं, ये वेलेंटाइन डे वाले नहीं है, ये वेलेंटाइन है, ये मनोवैज्ञानिक है। ये क्या कहते हैं, चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। यानी सिंपल सा एक फंडे में कि मेरे भाई समस्या के समाधान के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो मानसिक चिंतन का प्रयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद रायबर्न साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है। जो चिंतन है ना, वो इच्छा संबंधी प्रक्रिया है जो किसी असंतोष के कारण उत्पन्न होती। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इसे समझ लो मेरे भाई। जो चिंतन है ना, किसी असंतोष के कारण उत्पन्न होता है। कहने का अर्थ है, ये बताओ अगर नदी में आप यहाँ से जाते यहाँ पहुँच जाते तो चिंतन करते क्या, नहीं ना। तो आपको पता है धारा बहुत तेज है तो मैं यहाँ पहुँच जाऊंगा। इस प्रकार आप लोग यहाँ जाने के लिए यहाँ उतर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो, चिंतन ही तो है। असंतोष के कारण चिंतन उत्पन्न होता है। कौन कहते हैं, आपके प्यारे रायबर्न साहब कहते हैं, ठीक। उसके बाद वारेन साहब इसके बारे में कुछ कहते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, सेम डिफिनेशन ये भी देते हैं। अब देखो नोट पॉइंट जो मैं करके लिखा हूँ इसे पढ़ लो, इसलिए इंपॉर्टेंट नोट किया हूँ। देखो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, ठीक। उसके बाद रास्ता है। उसके बाद यह प्रक्रिया किसी विशेष उद्देश्य की ओर परिलक्षित होती है। कहने का अर्थ है कि भैया चिंतन आप तभी करते हो ना जिसमें कोई एक विशेष उद्देश्य हो। आपको नदी में यहाँ से यहाँ जाना एक विशेष उद्देश्य ही तो है। तो मेरे भाई एक विशेष उद्देश्य की ओर परिलक्षित रहते हैं, ठीक है। इसमें इच्छा तथा असंतोष का महत्व होता है। कोई भी चिंतन आप तभी करते हो जब मेरे भाई इच्छा और मेरे भाई असंतोष होता है, ठीक है। इच्छा तथा असंतोष मनुष्य को चिंतित करने के लिए विवश करता है। इस पॉइंट को समझो, इंपॉर्टेंट है। आप बताओ अगर घर में आप अच्छे से मेरे भाई बैठे हो, आपको टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है, तो आप बताओ मेरे भाई कुछ करने के लाइफ में आगे कुछ करने के लिए सोचोगे नहीं ना। अब ये बताओ आपके पापा बहुत मुश्किल से भैया पैसे वैसे कमा के ला रहे हैं, खाना पीना बस चल जा रहा है, कहने का अर्थ ये है। तभी तो चिंता करते हो, हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब ले लेनी या फिर एक अच्छा सा टीचर बनना है, मेरे भाई बच्चों को पढ़ाना है, मुझे कुछ मेरी रोजी रोटी भी चल जाएगी, तभी तो करते हो ना। तो मेरे भाई चिंतन क्या है, ये मेरे भाई असंतोष और इच्छा के कारण उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रक्रिया है। इसको कहीं नोट करके लिख लेना, ठीक। अब देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, आपके सिलेबस का ये पार्ट है, चिंतन को एग्जाम्पल के थ्रू और समझो क्या है। देखो मेरे भाई यहाँ पे मान लो आपका विद्यालय है प्राइमरिया, आप डेली अपने विद्यालय से यहाँ जाते हो, ठीक है। अब मेरे भाई आप 10th क्लास में चले गए, ठीक। आप 8 में अभी तक पढ़ रहे थे, अभी आप 10th क्लास में चल गए, आपका विद्यालय यहाँ है और नेक्स्ट वाला नया विद्यालय यहाँ है। अब आप क्या करोगे मेरे भाई, देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, विद्यालय जाने के लिए एक रास्ता ढूंढोगे सीधा, ठीक। अभी मान लो यहाँ से एक रास्ता जा रही है ना, तो यहाँ नहीं जाओगे, आप सीधा रास्ता ढूंढोगे और उसमें ये देखोगे कि रास्ता बताओ भैया ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला तो नहीं है। तो ये सब क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया ही तो है, एक चिंतन ही तो है, यही है चिंतन, यही यही एग्जाम्पल में ये बताते हैं, ठीक है। और चिंतन मेरे भाई दो चीज़ों पर निर्भर करती, एक संकल्पना और एक तर्क। कोई भी चिंतन यदि तर्क युक्त नहीं रहेगा तो मेरे भाई वो निरर्थक माना जाएगा। ये कहने का अर्थ है साफ साफ, ठीक। चलो इस प्रकार से
चिंतन की कुछ विशेषताएं भी हैं, इसको समझ लो। देखो चिंतन की विशेषताएं, सबसे पहले मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन जो है ना एक मानसिक प्रक्रिया है। कहने का अर्थ है जब कुछ भी आप सोचते हो तो पहले अपने दिमाग में तो सोचते हो, तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक, भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो हम व्यवहार करते हैं वही है हमारा चिंतन। किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम लोग चिंतन का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद समस्या समाधान, नदी का एग्जाम्पल दिया ना, स्कूल का एग्जाम्पल दिया ना, तो हम समस्या समाधान करने के लिए चिंतन का उपयोग करते हैं, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, इसके बारे में मार्शल साहब कहते हैं कि मेरे भाई कि चिंतन उस समय आरंभ होता है जब व्यक्ति के समक्ष कोई नई समस्या उत्पन्न होती है और उसका समाधान खोजने का वो प्रयत्न करता है। ठीक, ये कहते हैं आपके मार्शल साहब विशेषता में। उसके बाद अनेक विकल्प, इसकी अगली विशेषता मेरे भाई अनेक विकल्प। अच्छा, चिंतन में जब आप किसी चीज के बारे में मेरे भाई पॉजिटिव वे में चिंतन करोगे तो किसी समस्या के समाधान में अनेक विकल्प खुल जाते हैं। ठीक, किसी एक समस्या को आप अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के लिए सोचते हो ना, तो यही तो है अनेक विकल्प। ठीक, इसकी एक विशेषता ये है। ठीक है, चलो अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। अगला पॉइंट है मेरे भाई चिंतन के सोपान, स्टेप्स ऑफ थिंकिंग। देखो कई बच्चे सोपान नहीं समझ पाते। सोपान क्या होता है? देखो कहते हैं ना कि आप किसी मंदिर पे जाते हो तो कैसे जाते हो, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के जाते हो ना, तो मेरे भाई सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप को ही कहते हैं सोपान। अंग्रेजी में इसको स्टेप कहते हैं, यानी कि मेरे भाई एक क्रम जो होता है किसी चीज का ना, उसी को मेरे भाई शुद्ध हिंदी में कह देते हैं सोपान। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो चिंतन के सोपान कहने का अर्थ डीवी महोदय ने इसके बारे में बताया कि चिंतन मुख्यतः 5 पॉइंटों से मिलके भैया बनता है। कैसे? देखो चिंतन में सबसे पहले समस्या की उपस्थिति होती है। कोई भी चिंतन, मैंने ऊपर भी बताया, कोई भी चिंतन तभी होगा जब मेरे भाई समस्या उत्पन्न होगा, ठीक है। उसके बाद आप मेरे भाई चिंतन में अनुमान लगाते हो। अनुमान कहने का अर्थ है ना पूर्व अनुभव से फिर नए मेरे भाई जो समस्या ना उसके बीच आप एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक अनुमान लगाते हो। फिर उसी अनुमान की सहायता से आप समस्या समाधान के विकल्प ढूंढते हो, ठीक। और मेरे भाई उन्हीं विकल्पों में से कोई एक विकल्प का निर्णय करते हो, ठीक है। अब ये चारों पॉइंट ऊपर हुए ना, अब इन्हीं का आप लोग लास्ट में यानी फाइनली निरीक्षण करते हो, यानी निष्कर्ष का परीक्षण करते हो जितने भी आपने ऊपर चारों पॉइंट को कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये हो गए भाई भाई चिंतन के सोपान, इंपॉर्टेंट है। इन पांचों पॉइंट को आप लोग अपने एग्जाम में लिख सकते हो अगर चिंतन से रिलेटेड कुछ पूछता है तो, ठीक है। देखो अब इंपॉर्टेंट आता है, थोड़ा थोड़ा इनका नाम जानते रहो। चिंतन के प्रकार, सबसे फर्स्ट है मेरे भाई अपसारी चिंतन, उसके बाद है अभिसारी चिंतन, फिर है मेरे भाई तीसरे नंबर पे आलोचनात्मक चिंतन, उसके बाद है मेरे भाई विचारात्मक या फिर तार्किक चिंतन होता है, उसके बाद 5 पॉइंट पे है मेरे भाई पार्श्व चिंतन। अच्छा, विचारात्मक और पार्श्व चिंतन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट क्या है, इसमें आप किसी समस्या या फिर किसी समस्या के समाधान की ओर कैसे जाते हो, यदि आपको वो समस्या बता दी जाए ना तो आप उसके बारे में एक निर्णय लेते हो, ठीक है। एक निर्णय लेते हो या फिर किसी एक उद्देश्य के प्रति आप मेरे भाई चिंतन करते हो, वही है विचारात्मक और तार्किक चिंतन। अब पार्श्व चिंतन में क्या होता है मेरे भाई, कोई भी समस्या है ना उसको हल करने के लिए आप अनुमान लगाते हो। आप क्या करते हो, आप अनुमान लगाते हो, वही है मेरे भाई पार्श्व चिंतन, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट है जो कि चिंतन के प्रकार, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे आप लोग लिख सकते हो, बाकी मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखो चिंतन को विकसित करने के लिए कुछ उपाय हैं। देखो मेरे भाई उपाय कहने का अर्थ है ये बालक के पर्सपेक्ट से बताया गया है कि एक टीचर बालक में चिंतन कैसे विकसित कर सकता है, ठीक है। देखो इसमें क्रो एंड क्रो साहब क्या कहते हैं इसके लाभ को बताते हुए कि जो लोग उद्योग, कृषि या फिर किसी मानसिक कार्य में दूसरे से आगे होते हैं ना, वे प्रतिभाशाली चिंतन की योग्यता में भी श्रेष्ठ होते हैं। यानी मेरे भाई जो व्यक्ति चिंतन करने में श्रेष्ठ होगा ना, वो मेरे भाई चाहे वो भैया अपना बिजनेस हो गया, चाहे उद्योग, चाहे कृषि, चाहे मेरे भाई शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो आगे ही पाया जाएगा। तो इसलिए चिंतन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चिंतन को विकसित करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे छात्रों को उत्तरदायित्व के कार्य सौंपना। कहते हैं ना जब किसी भी विद्यालय किसी भी कॉलेज में 26 जनवरी 15 अगस्त मनाते हैं तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यभार किसको देना चाहिए, छात्र को, ताकि वो चिंतन कर सके कैसे पार्टी को भैया मैनेज करना है इस तरीके से। उसके बाद चिंतन का सबसे मुख्य आधार मेरे भाई भाषा। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बालक में भाषा का अच्छे से विकास करना चाहिए। इस प्रकार से 3-4 पॉइंटें आप लोग ऐसे लिख सकते हो, बाकी मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ 9 को, ठीक है। चलो इस तरीके से हम लोग चिंतन को समझे, उसके बाद आत्म को समझे। अब हम लोग समझते हैं मेमोरी क्या होती है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई स्मृति। अच्छा थोड़ा सा अभी मैं इससे तो समझाऊंगा, पहले मेरा एक एग्जाम्पल समझो क्या है। ये बताओ, पहले देखो गाँव में क्या होता था, गाँव में का अभी भी छोटका फ़ोन होता ना,
तो टच वच का नहीं था ज़माना। तो मेरे भाई क्या होता था, ज़माना तो था पर उतना टच चला नहीं था। तो क्या होता था ना, हम अपने फ़ोन में, एक भैया होती थी मेमोरी कार्ड, उसमें भरवाते थे गाना। तो गाना भरवाने के लिए मेरे भाई हम लोग क्या लेके जाते थे, मेमोरिया लेके जाते थे ना। तो मेमोरी क्या काम करती थी, गाने को स्टोर करती थी। यही काम तो भैया करता है मेमोरी हमारे दिमाग में। जो कुछ भैया हम ग्रहण करते हैं, जो कुछ हम अधिगम करते हैं, वो कहाँ स्टोर होता है, हमारे दिमाग में। उसी को कहते हैं स्मृति, उसी को कहते हैं मेमोरी। ठीक इस प्रकार से आप लोग इसे समझ सकते हो। बाकी चलो अब ऐसे समझो, स्मृति भी एक मानसिक प्रक्रिया है, एक मानसिक क्रिया है। जैसे देखो, आपकी बुद्धि भी एक मानसिक क्रिया है, चिंतन एक मानसिक क्रिया है, स्मृति एक मानसिक क्रिया है, कल्पना एक मानसिक क्रिया है। ये सब क्या है, एक मानसिक क्रिया है, हमारे दिमाग के अंदर चलते रहते। ठीक है, इसका आधार अर्जित अनुभव है। स्मृति का आधार क्या है, अर्जित अनुभव है। स्मृति वह शक्ति है जो मनुष्य को सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाती। ऐसा नहीं कि मेरे भाई सिर्फ मनुष्य में भी स्मृति पाई जाती है, गाय भैंस भैया बकरी बकरी सब में पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में भैया ये थोड़ा अधिक पाई जाती है। ठीक है, यूँ तो सभी प्राणियों में स्मृति पाई जाती है, परंतु यह क्षमता सबसे अधिक मनुष्यों में होती है। इसी कारण उसे मेरे भाई क्राउन ऑफ क्रिएशन या फिर सृष्टि का सिरमौर कहा जाता है। किसे, मनुष्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सृष्टि का सिरमौर। अच्छा ये बताओ, गाय भैंस में भी मेरे भाई की जो कि मेमोरी पाई जाती है। अब जो देखो, जो उनको भैया दाना वाना चारा वारा रेगुलर खिलाता है ना, उसको देख के वो बोलना प्रारंभ कर देती हैं, लेकिन क्षणिक होता है। जैसे आप कुछ दिन के लिए गायब हो जाओ, फिर आओगे तो वो पहचानेंगे नहीं। लेकिन मनुष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको एक थप्पड़ मार के चला गया, आप उसको, वो आपके पास भैया 2 साल बाद आया ना, तुरंत आपको याद आ जाएगा, ये तो हमको एक थप्पड़ मारा था। तो क्या हुआ, स्मृति थोड़ा मनुष्य में थोड़ा अधिक पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। देखो अब वुडवर्ड साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, ये डिफिनेशन आप किसी एक को सेलेक्ट करके अपने एग्जाम में लिख सकते हो, यदि स्मृति से कुछ पूछता है तो। देखो वुडवर्ड साहब क्या कहते हैं, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण करना ही है क्या, स्मृति। इसके बारे में स्टाउट साहब क्या कहते हैं, स्मृति एक आदर्श पुनर्वृत्ति है। ये कौन कहते हैं, आपके स्टाउट साहब। रॉस साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, स्मृति एक नया अनुभव है जो पूर्व अनुभवों की स्थिति द्वारा निर्धारित होता है और दोनों अनुभवों के बीच नया नया जो कि मेरे भाई संबंध स्पष्ट करता है या स्पष्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में मैकडूगल की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैकडूगल साहब क्या कहते हैं, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं का कल्पना कर और इन तथ्यों को पहचान लेना ही मेरे भाई अतीत के अनुभव हैं। देखो क्या मैं ऊपर एग्जांपल दिया ना, अभी आपको कोई एक थप्पड़ मार के जा रहा है, आप उसे जैसे ही दोबारा देखोगे 2 साल बाद आपको याद आ जाएगा, तो क्या करोगे, आप अतीत के मेरे भाई घटना को याद कर लेते हो ना। यही तो है स्मृति, वो स्टोर हुआ था ना आपके दिमाग में, वही तो है स्मृति। ठीक है, ये कहते हैं आपके जो कि मेरे भाई मैकडूगल साहब। रायबर्न साहब भी सेम बात ही कहते हैं कि अपने अनुभवों को संचित करने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय पश्चात चेतन के पुनः क्षेत्र में लाने वाली को भैया शक्ति को ही कहते हैं स्मृति। ठीक है, ये कहते हैं आपके प्यारे रायबर्न साहब। ठीक है, देखो नोट करके लिखा हूँ, इसे समझ लो थोड़ा सा। इसका पुनर्उत्पादन परिस्थिति के अनुसार होता है। स्मृति का मेरे भाई यानी रिकॉल किसके अनुसार होता है, परिस्थिति के अनुसार। ये बताओ, अब मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति आपको दिखा, तो आपको ये नहीं याद आएगा कि हाँ मुझे कोई एक थप्पड़ मारा था, लेकिन नहीं, जो आपको थप्पड़ मारने वाला दिखेगा तभी तो आपकी जो कि मेमोरी मेरे भाई एक्टिव होगी कि हाँ ये मुझे थप्पड़ मारा था। तो क्या होगा कि भैया ये रिकॉल तभी होती है मेमोरी जब भैया इसकी परिस्थिति इसके अनुसार होती है, इसके अनुकूलन होती है। ठीक है, चलो मनोवैज्ञानिक ने जो कि मेरे भाई स्मृति को 3 अवस्थाएं बताए थे, संकेतन, वह संचन, फिर पुनः प्राप्ति। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग थोड़ा थोड़ा इसमें पढ़ लेना। देखो संकेतन क्या है, सूचना का प्रत्यक्षण यानी मेरे भाई प्रिसेप्शन कर व्यक्ति उसे निश्चित रूप या संकेत के रूप में तंत्रिका तंत्र में ग्रहण करता है, नर्वस सिस्टम में ग्रहण करता है, जिसे स्मृति चिन्ह भी कहा जाता है। जी, स्मृति चिन्ह भी इसे कहा जाता है। ठीक है, संचय में व्यक्ति द्वारा सांकेतिक सूचनाओं को कुछ काल के लिए संचित रखा जाता है। पुनः प्राप्ति में क्या होता है, संचित रखे गए सूचनाओं या फिर कि मेरे भाई डाटा को प्रत्यावाहन कर उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इन तीनों पॉइंट को ऐसे दिमाग में बना के रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्मृति के अंग देखो कौन कौन से हैं, मतलब कि जैसे आप लोग चिंतन के सोपान पढ़े थे ना, ये स्मृति के सोपान या फिर अंग भी इसे कह सकते हो। सबसे फर्स्ट है सीखना, सेकेंड है धारण, और मेरे भाई थर्ड है प्रत्यास्मरण या रिकाल जिसे कहते हैं, और फोर्थ है मेरे भाई अभिज्ञान। यानी इन चारों चीज़ों से मिलके स्मृति बनती है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। इसमें थोड़ा थोड़ा आप लोग, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, देखो उसके बाद स्मृति है, इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई, जो कुछ
आप स्मृति में सीखते हो ना, उसी को भूलना एक शब्दों में कहा जाता है विस्मृति, फॉरगेटिंग। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे पढ़ो। देखो, स्मृति की भांति विस्मृति भी एक मानसिक प्रक्रिया है। अंतर केवल इतना है कि विस्मृति एक निष्क्रिय तथा नकारात्मक क्रिया है। अच्छा, विस्मृति के भी कुछ लाभ हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं आप तभी नए विचार को सीख सकते हो जब आपके अंदर विस्मृति करने की क्षमता है। यदि बताओ, आपको कोई बहुत बुरा भला कह रहा है, अगर आप उसे भुलाओ ही ना तो आप पागल हो जाओगे। अगर सब चीज़ों को आपके दिमाग में स्टोर होना लगे ना, तो कोई व्यक्ति पागल हो जाएगा। यानी विस्मृति के भी कुछ लाभ हैं। ठीक है, देखो, हम अपने स्मृति की सहायता से, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, हम अपनी स्मृति की सहायता से उस अनुभव को अपनी चेतना में फिर लाकर उसका स्मरण करते हैं, पर कभी कभी ऐसा करने में सफल नहीं होते। हम जो चीज़ सीखे रहते हैं, मान लो हम कोई चीज़ हम अधिगम कर लिए, फिर हमको उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम उसको भैया रिकॉल कर लेते हैं, लेकिन यदि हम वो रिकॉल या फिर भैया उसमें सफल नहीं होते, तो वही तो मेरे भाई असफलता ही कहलाती है, विस्मृति। जब हम किसी चीज़ों को याद नहीं कर पाते, उसी को तो कहते हैं भूलना। तो यही तो है विस्मृति। ठीक, चलो देखो, दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, भूतकाल में, ठीक है, किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने में असफलता ही कहलाती है हमारी विस्मृति। ठीक है, देखो, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को मेरे भाई विस्मृति कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। जैसे फ्रायड साहब कहते हैं, विस्मरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों की स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, ये कौन कहते हैं, आपके प्यारे फ्रायड साहब। ठीक है, देखो, विस्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके जिसके कारण हम किसी सीखी हुई बात को, अनुभव को, विचार को अपनी चेतना में लाने में असमर्थ होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो कोई बात हम सीखे होते हैं, जैसे अनुभव हो गया, विचार हो गया, अपनी चेतना में लाने में असमर्थ होते हैं, अर्थात धारण किए हुए अनुभवों को पुनः स्मरण नहीं कर पाते, वही तो है मेरे भाई फॉरगेटिंग या फिर विस्मृति। ठीक है, चलो, विस्मृति के कुछ कारण भी हैं। जैसे दो इंपॉर्टेंट कारण हैं विस्मृति के, जैसे एक सैद्धांतिक कारण, एक सामान्य कारण। सैद्धांतिक कारण में ये कारण ये है कि विस्मृति किस कारण उत्पन्न होती है। सबसे पहले बाधा, दमन, अनाभ्यास और मेरे भाई अनाभ्यास के सिद्धांत। उसके बाद सामान्य कारण में है समय का प्रभाव, रुचि का अभाव और भाई विषय की मात्रा। तीनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, समय का प्रभाव। यदि भैया विस्मृति उत्पन्न होने का मुख्य कारण है समय का प्रभाव। यदि आपको एक चैप्टर पढ़ाया, उसके तुरंत एक चैप्टर और पढ़ा दिया, एक चैप्टर और पढ़ा दिया, आपको समय नहीं दिया ना, तो आप पक्का भूल जाओगे। यही तो है समय का प्रभाव। रुचि का अभाव, यदि आपको मैं बताओ कि दो दो का टेबल पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ने का मन नहीं है, तो आप भूल जाओगे ना, तो रुचि का भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद बाधा, आप कोई चीज़ सीख रहे हो, अचानक आपको कोई बुला के लेके चला गया, तो बाधा ही तो हुआ। दमन, आप मान लो भाई इंजीनियर बनना चाहते हो और मार मार के मैं आपको डॉक्टर बना रहा हूँ, तो आप बताओ इंजीनियर बनोगे नहीं ना, तो भैया इस विस्मृति का एक कारण है। ठीक है, अनाभ्यास क्या है कि ये बताओ, आप कोई चीज़ में दो का टेबल सिखा दिया, आप उसको भैया अभ्यास करोगे ही ना, तो भूल जाओगे ना, तो यही तो है विस्मृति का कारण। ठीक है, चलो इसके बारे में रिवर्ट साहब ने लिखा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सारे भैया समझो, सबका निष्कर्ष इन्होंने लिख दिया। स्मरण करने की एक शर्त यह है कि हम विस्मरण करना चाहिए, हमें विस्मरण करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। देखो क्या मैं ऊपर बताया था कि आप किसी चीज़ को तभी याद कर सकते हो ना जब आप उसे भूलना सीखो। ये बताओ, आपको कोई गाली गलौज खूब कर रहा है, यदि उसको लेके ढोने लग जाओ तो आपका दिमाग कुछ नया चीज़ सीख पाएगा नहीं ना। यही तो कहते हैं रिवर्ट साहब, स्मरण करने की एक शर्त है कि आप विस्मरण करना भी सीख जाओ। ठीक है, इस प्रकार से सबको मैंने ऊपर समझाने का प्रयास किया। अब हम लोग चलते कल्पना पे मेरे भाई। कल्पना इंपॉर्टेंट है। कल्पना, इमेजिंग, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसे समझ लो। देखो, कल्पना एक चेतन और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम पिछले अनुभव के आधार पर किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं। अभी एग्जाम्पल देखिए से समझाऊंगा। कल्पना का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ परिभाषाएं भी अभी देखेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, हम लोग इसमें पिछले अनुभव के आधार पर किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं। इसे एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। देखो, कोई भी एक नई से नवी मूवी का निर्माण किस आधार पे होता है, पिछले अनुभव के आधार पे ही तो। देखो ये बताओ, बाहुबली फिल्म बनी थी तो मेरे भाई दक्षिण में उसका थोड़ा बहुत, दक्षिण के इतिहास में थोड़ा बहुत उसका की साक्ष्य मिलता है। उसी के आधार पर
कल्पना करके बाहुबली मूवी बनाई गई ना, तो इसमें मेरे भाई इससे साफ साफ पता चल जाता है कि जिसमें हम पिछले अनुभवों के आधार पर किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं। एक बात और, जो नई से नई बड़ी से बड़ी मूवी आपको दिखती है मेरे भाई हिस्ट्री में, वो क्या होता है? कल्पना ही तो होता है। ये बताओ कि जितने भी बच्चे बाहुबली फिल्म देखे हैं, ये बताओ तरकुल के पेड़ से घुस जाता है लाल किला में, अरे चाहे उसके जिसमें भी महल वहल में, मेरे भाई मुमकिन है? बिचौए में गिर जाएंगे आजकल के लड़के, तो ये कल्पना ही तो है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। और हाँ, वो भैया कोई प्रभास असली में नहीं गए थे, वो क्रेन व्रेन से उनको पहुंचाया गया था, तो इनको दिमाग में बना के रखना एक बार। कल्पना क्या होती है इसको देखो मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बुआस साहब की, इंपॉर्टेंट है। कल्पना वास्तविक इंद्रियां उत्तेजना के अभाव में ज्ञानात्मक अनुभव है जो प्रत्यक्ष से संबंधित होता है। इसमें कोई भी भैया आपकी इंद्रियां काम नहीं करती हैं, तो वही तो है आपका कल्पना। इसलिए वुडवर्ड साहब इसमें कहते हैं कल्पना को मानसिक प्रहसन मानते हैं। कौन मानते हैं? आपके प्यारे वुडवर्ड साहब। ठीक है, चलो थोड़ा सा कल्पना का महत्व समझो। देखो, कल्पना का महत्व इंपॉर्टेंट है। देखो, कल्पना का महत्व हम दैनिक जीवन में भैया करते रहते हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व अपने एग्जाम में लिख सकते हो। उसके बाद हम सभी कल्पना, कभी न कभी कल्पना का भैया आश्रय लेते ही लेते हैं मनुष्य। ठीक है, पशु पक्षियों में कल्पना नहीं होती है। ठीक है, कल्पना करना मनुष्य की अपनी एक विशेषता है। ठीक है, कल्पना एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हो। अच्छा देखो, नोट पॉइंट करके लिखा हूँ, इंपॉर्टेंट है। कल्पना में बड़ा आनंद आता है। देखो, हम लोग चारपाई पे लेट के खूब भैया कल्पना करते हैं कि उनसे मिलेंगे तो ये बोलेंगे वो बोलेंगे, ये सब बोलते रहते हैं ना। तो कल्पना में क्या होता है? वास्तविक जगत में कुछ नहीं होता, लेकिन हम भैया अपने मानसिक क्रिया द्वारा कल्पना कर करके भैया एक जाल बुनते जाते हैं, जिससे हमको भैया एक आनंद मिलता रहता है सबको। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कल्पना को समझ सकते हो। देखो, कल्पना को मैकडूगल साहब ने मेरे भाई दो दो प्रकार में बांटा था। इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी, देखो। सबसे एक मेरे भाई है रिप्रोडक्टिव, उसके बाद प्रोडक्टिव, जिसे भैया पुनर्उत्पादक कहते हैं और उत्पादक कहते हैं। ठीक है, और उत्पादक को भी दो भागों में बांट दिया उन्होंने, रचनात्मक और मेरे भाई सृजनात्मक। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। अच्छा, रचनात्मक में कोई कार्य होता है, जैसे कोई पुल बन रहा है, ठीक है, कोई नदी पे बांध बन रहा है, तो वो आएगा रचनात्मक के अंदर। और मेरे भाई सृजनात्मक के अंतर्गत वो आते हैं, जैसे कोई नाटक, कोई उपन्यास, और मेरे भाई कोई मूवी लिखी जा रही है, तो वो किस में आएगी? वो सृजनात्मक के अंदर आती है। इसके बाद आप लोग इन पॉइंटों को पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की चीज़ें नहीं है। ठीक है, अब देखो, अधिगम और शिक्षण में कल्पना के शैक्षिक निहितार्थ। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ज्ञान अर्जन में सहायक। कोई भी बालक कल्पना करके ही भैया, अब उसको पढ़ाते हो अ से अनार, तो अनार क्या करता है? कल्पना ही तो करता है, तो ज्ञान अर्जन में ये सहायक होता है। नवीन आविष्कारों में उपयोगी, कोई भी नया नया कार्य होता है किस तरीके से? पहले उसकी कल्पना ही तो की जाती है कि हाँ, इस तरीके से कोई चीज़ बन सकता है। ठीक है, ये बताओ, सबसे पहले ये जो बल्ब बना है, इसके पहले भैया जो भी थॉमसन वॉमसन थे, वो मेरे भाई क्या किए? कल्पना ही तो किए होंगे, तब ना बल्ब हुआ बना दिए, या पहले बल्ब देख के कल्पना किए? नहीं ना, तो पहले कल्पना होती है, इसका भी इम्पोर्टेंट की रोल है। ठीक है, चलो, इस प्रकार से हमने इसको समझाने का प्रयास किया। बाकी चीज़ें आप लोग थोड़ा पीडीएफ शेयर करूंगा, तो एक बार भैया डिटेल में पढ़ लेना। अब थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग भैया समग्र विकास की सुविधा में स्वयं को समझे, स्वयं क्या होता है, उसके बाद चिंतन को समझे, फिर स्मृति को, फिर भैया विस्मृति को और कल्पना को। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको समझे, थिंकिंग, मेमोरी और मेरे भाई फॉरगेटिंग और भाई इमेजिन। ठीक है, इन इन चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट को हम लोग बेसिक से समझने का प्रयास किए हैं। ठीक है, एक बार और अच्छे से पढ़ना, आपका कन्फ्यूजन और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, चैनल पर नए हो तो कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, अभी सब्सक्राइब करके मेरे भाई जुड़ सकते हो यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो। ठीक है, आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप लोग भैया इंस्टाग्राम पे जो कि लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, मेरे भाई लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से यूज करके आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है, इसका पीडीएफ द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर जाके प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं अपने जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं भाई थोड़ा सा रुका हुआ हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाए, तो मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, और हाँ, फाइल में जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, तो परेशान मत होइए। ठीक है, चलो, मुस्कुराते रहो, अपना ख्याल रखो, और हाँ, मुस्कुराते रहो। ठीक है, चलो।